अभी यहाँ पर टाइम आता है हमारे पास नाइव बेस को समझने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस नाइव बेस को समझते हैं। और दोस्तों ये भी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो फोक्स अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट जो है उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों नाइव बेस बेसिकली एक क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। यानी कि हम लोग नाइव बेस को यूज़ करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस और क्लासिफिकेशन एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब मान लो कि आपके पास दो तरह का डेटा प्रेजेंट है। एक आपके पास यहाँ पर वो डेटा है जो कि न्यूमेरिकल डेटा है, जिसके ऊपर आप डेफिनेटली जो है यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करोगे या फिर रिग्रेशन एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करोगे। लेकिन उसी तरफ आपके पास एक क्लासिफिकेशन टाइप का डेटा है, जैसे कि कैटेगोरिकल डेटा है। तो कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर यहाँ पर अगर आपको एनालिसिस या फिर एल्गोरिदम परफॉर्म करना है या उसका जो मशीन का प्रिडिक्शन है उसको आपको यहाँ पर लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो कि नाइव बेस है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यार सुपरवाइज लर्निंग में जितने भी एल्गोरिदम आते हैं वो यहाँ पर दोनों बेस्ड होते हैं कि रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं अभी के लिए नाइव बेस एल्गोरिदम को, जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं विद अलग अलग कैटेगरीज। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में बोलता है नाइव बेस यूजेस अ सिमिलर मेथड टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लास बेस्ड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स। यानी कि जो नाइव बेस एल्गोरिदम है वो एक तरह का मेथड या फिर एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। या फिर मान लो कि कोई वेरियस कैटेगरी होगी, मतलब मान लो अगर मुझे यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है डॉग और कैट में, तो कैट और डॉग के अंदर में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाता है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है बेसिकली वो होता है यहाँ पर कंडीशनल बेस्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर रिजल्ट को क्रिएटर करता है। यानी कि ये कि मान लो कि आप जो है अगर किसी जगह पे किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, मतलब मान लो कि आप जो है इस बेस पे कि ये लड़का है या फिर लड़की है, या फिर मान लो अगर आप यहाँ पर सेक्स के हिसाब से दो क्लासेस हैं, सेक्स में आपके पास दो क्लासेस होंगी जिसमें आपके पास यहाँ पर मेल और फीमेल होगा। अब उन मेल और फीमेल को फर्दर आप जो है वो यहाँ पर दो कैटेगराइज करोगे गर्ल्स और बॉयज़ में। तो दोस्तों आपको उनके जो फिजिकल लुक है उसके हिसाब से ये प्रिडिक्ट करना है या फिर ये क्लासीफाई करना है कि कौन सा यहाँ पर लड़का है और कौन सी यहाँ पर लड़की है। तो ये क्या, ये कंडीशन के हिसाब से, मतलब कंडीशन के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी लड़का होने की कितनी रहेगी और कंडीशन के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी लड़की होने की कितनी रहेगी। तो ये हमारे पास होता है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हो दोस्तों इसके अंदर जो नाइव बेस है बेसिकली जो नाइव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि वो जो है वो एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और बाकी सारे फीचर्स जो हैं उसी वेरिएबल पे यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिसीजन ट्री के अंदर देखा था कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम था, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग दो अलग अलग चीज़ों को उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं कि अगर ये हुआ तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब मान लो कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि आपको गर्ल्स और बॉयज़ में से जो है वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो मान लो अगर बाल जो है वो बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो है उसके गर्ल्स होने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर नेल पॉलिश जो इसका मतलब ये है कि उसके गर्ल्स होने के चांस जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लो लिपस्टिक लगाई तो इसका मतलब ये है कि उसके जो यहाँ पर गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मशीन्स के लिए ये जो है ये फीचर्स हैं, मशीन जो है इन फीचर्स से सीखता है, ये जो फीचर्स हैं उनको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताता है कि यहाँ पर ये मेरे सामने प्रेजेंट यहाँ पर पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली यहाँ पर लड़का है या फिर लड़की, क्योंकि आपने कंडीशन यहाँ पर पहले से प्रोवाइड कर दी। यानी कि मशीन को आपने सवाल दे दिया, मशीन को उसका आंसर फाइंड आउट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना है एकदम प्रिसाइजली। मतलब मशीन से आपने ये सवाल पूछा कि मुझे क्लासीफाई करके बताओ कि इनमें से लड़का और लड़की कौन सी है, तो मशीन ने जो है वो आपको यहाँ पर क्लासीफाई करके बताया कि इसमें से कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम जो है आपको यहाँ पर देख रहा है प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये दिख रहा है P, ये एक फॉर्मूला है, यानी कि ये फॉर्मूला है। अब डॉग और कैट को आपको क्लासीफाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके अंदर भी आ रहा है। मतलब एक तरफ आपके पास दो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट या फिर दो एनिमल्स हैं,
एक आपके पास डॉग है और एक आपके पास कैट है। अब यहाँ पर इनके फीचर के हिसाब से मशीन को यहाँ पर इनको क्लासीफाई करना है, एक को डालना है डॉग की कैटेगरी में और दूसरे को डालना है कैट की कैटेगरी में। तो उनके फीचर के हिसाब से, मतलब उनके एयर्स के हिसाब से, उनकी आइस के हिसाब से, उनकी जो आपके पास बियर्ड होगी उनके हिसाब से, उनकी जो आपके पास यहाँ पर मुस्टेक होगी उनके हिसाब से, आपके पास जो उनके नेल्स होंगे उनके हिसाब से उनको क्लासीफाई करना है, उनके टीथ के हिसाब से उनको क्लासीफाई करना है। ये क्या, ये सारे ऑब्जेक्ट है, ये सारे उनके फीचर्स हैं। और दोस्तों ये फीचर्स के हिसाब से मशीन जो है वो यहाँ पर प्रिसाइजली प्रिडिक्ट करना है मशीन को कि ये जो है ये डॉग है या फिर ये कैट है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब मान लो कि फीचर के हिसाब से, मतलब जो एयर्स हैं वो अगर उसके ऐसे हैं तो इसके डॉग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसके टीथ ऐसे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी कैट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टीथ अगर छोटे हैं तो इसका मतलब ये है कि कैट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर टीथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके डॉग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या है, सारे फीचर्स हैं जो कि मशीन को बताते हैं कि एग्जैक्टली मशीन किस तरीके से दोनों को आपस में क्लासीफाई कर सकता है, किसको डाल सकता है कैट की कैटेगरी में और किसको डाल सकता है डॉग की कैटेगरी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जो कि नाइव बेस है, हम लोग इसको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसके अंदर आप देख रहे हो तीन तरह के हमारे पास जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आता है सर्कल, ट्रायंगल और आपके पास यहाँ पर डायमंड टाइप का शेप जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों डायमंड टाइप का जो शेप है वो आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद ट्रायंगल है एंड देन आपके पास जो है वो सर्कल है। अब क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये सारे के सारे आपस में मिक्स आउट हैं, सारे के सारे जो है आपस में मिक्सिंग हो रखी है इनकी। अब दोस्तों इनको हमें क्लासीफाई करना है इनके फीचर के हिसाब से। अब दोस्तों क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ये एक फीचर हो गया मशीन के लिए, सर्कल के अंदर कोई साइड नहीं होती, ये भी एक फीचर हो गया मशीन के लिए। अब क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो अगर, तो आपके पास ये देख रहे हो डायमंड, तो डायमंड के अंदर भी आप देख रहे हो 4 कॉर्नर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए हिसाब से ये भी एक फीचर हो गया मशीन के लिए। तो इन फीचर के हिसाब से मशीन जो है इनको ईजी तरीके से कैटेगराइज कर देगा अलग अलग कैटेगरीज में। ट्रायंगल को डाल देगा ट्रायंगल वाली कैटेगरी में, डायमंड को डाल देगा डायमंड वाली कैटेगरी में और सर्कल को जो है वो यहाँ पर डाल देगा सर्कल वाली कैटेगरी में। तो आप ये देख रहे हो अभी इनकी मिक्सिंग थी, लेकिन नाइव बेस क्लासीफायर के थ्रू हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर क्लासीफाई कर दिया अलग अलग 3 कैटेगरीज में। आप देख रहे हो सर्कल की 3 कैटेगरीज जो है यहाँ पर बन गई, एक कैटेगरी डायमंड की बन गई और एक कैटेगरी जो है यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल की जो है वो यहाँ पर बन गई। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर नाइव बेस का। और दोस्तों नाइव बेस के थ्रू क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं और दोस्तों मशीन के प्रेडिक्शन के बाद में हम लोग जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नाइव बेस का। और दोस्तों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाइव बेस जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है, मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये मोस्टली यूज किया जाता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है, मतलब जो आपका लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है, सबकी राइटिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए भी जो है इस नाइव बेस को यूज़ किया जाता है। और ये जो है मल्टीपल क्लासेज यानी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होंगे जिसके अंदर जो कंप्लीट यहाँ पर टेक्स्ट होगा वो स्टोर होगा, तो ऐसे में उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म करके उनको जो है वो यहाँ पर क्लासीफाई कर देता है उनके फीचर के हिसाब से। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नाइव बेस का, और हमने जो है यहाँ पर समझ लिया नाइव बेस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो यार कॉन्सेप्ट वाइज हमने यहाँ पर समझ लिया नाइव बेस को। अभी टाइम आता है इसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करने का। तो यार अभी हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और यहाँ पर सारे जो कॉन्सेप्ट हमने नाइव बेस एल्गोरिथम के समझे हैं उसको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको वहाँ पर प्रैक्टिकल जाकर इंप्लीमेंट। तो यार हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के साथ में। और दोस्तों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नाइव बेस एल्गोरिथम है वो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और दोस्तों ये आता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी में। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में। और दोस्तों इसको अभी हम लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास इसका रिजल्ट जो है या फिर इसकी एक्यूरेसी हमारे इस डेटा सेट के ऊपर कितनी अच्छी निकल के आ जाती है। तो यार अभी सबसे पहले इसको करने के लिए हमें चाहिए होगी यार यहाँ पर इंपोर्ट लाइब्रेरीज, यानी कि जो आपके पास रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं जो कि इस कंप्लीट एनालिसिस को करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। उसके अंदर हमारे पास 2 डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज आ जाएंगी और 1 डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी आ जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं पांडास को उसके एलियास के साथ में जो कि है पीडी। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो जो पीडी है बेसिकली वो
आपके पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है या फिर एलियास है पांडास का। और उसके अलावा आपके पास बात करता हूँ मैं डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज़ की, तो उसके अंदर हमारे पास दो डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हम लोग जो है वो यहाँ पर यूज़ में लेते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सीबॉर्न के बारे में। तो दोस्तों सीबॉर्न जो है वो बेसिकली एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जो कि आपके पास अलग अलग तरह के ग्राफ्स को या फिर चार्ट्स को बनाने के लिए आपके जो कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास आती है मैटप्लॉटलिब। अब दोस्तों क्योंकि एक मैटप्लॉटलिब जो है वो भी एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जिसके अंदर से हम लोग जो है वो पिक्टोरियली डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले पांडास की, तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं पांडास को, और पांडास को हम लोग इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब पांडास को हम लोग उसके एलियास के साथ में जो कि है पीडी उसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद में आ जाएगी भाई हमारे पास यहाँ पर सीबॉर्न, तो हम लोग सीबॉर्न को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। एंड देन उसके बाद फाइनली हमारे पास आएगी मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब को समझना है तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाता है मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब के अंदर से हम लोग एक सब मॉड्यूल यानी कि मैटप्लॉटलिब जो है हमें पाईप्लॉट यानी कि जो प्लॉट्स होंगे जो ग्राफ्स होंगे उसको बनाने के लिए हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जो कि होता है पाईप्लॉट। तो हम लोग जो है उसको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में से हम लोग एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि है पाईप्लॉट, उसके एलियास के साथ में जो कि है पीएलटी। तो ये हो गई भाई हमारे पास सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। अब हमने जो है यहाँ पर लाइब्रेरीज को सक्सेसफुली तो इंपोर्ट कर लिया, अभी टाइम है यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट डेटा है उसको लोड करने का। तो क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो डेटा इंपोर्ट करते हैं, तो ये मैं आपको प्रीवियस सेशंस में जो है वो बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि मान लो कोई वेबसाइट से आप डेटा उठा रहे हो या फिर कोई भी रैंडम सोर्स से आप जो है वो डेटा को यहाँ पर उठा रहे हो, तो उसको किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर लोड करना है उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली। यानी कि मान लो आपके पास CSV हो सकता है, आपके पास TSV हो सकता है, JSON हो सकता है, या फिर आपके पास XLSX हो सकता है। तो ये अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस हैं जो कि आपके डेटा फ्रेम को सपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारे डेटा फ्रेम्स हैं जो कि आप इसको लोड कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अभी हम लोग यहाँ पर सेशन में CSV के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जो है अभी यहाँ पर सीख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग जो है एक CSV फाइल को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा जिसको हमने यहाँ पर सिंपली पुट नाम दे दिया है यहाँ पर हार्ट का। अब हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया भाई हार्ट का, और इस हार्ट वाला ऑब्जेक्ट ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के अंदर से जो है हमने यहाँ पर pd.read_csv ये जो पूरा कंप्लीट मेथड है, इस मेथड से हम लोग किसी भी डेटा या फिर किसी भी CSV फाइल को जो है वो पांडास के अंदर लोड करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पांडास के एलियास को जो कि है pd, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे pd.read_csv। उसके बाद हमारे पास एक heart.csv नाम की फाइल है जिसमें हमारे पास हार्ट पेशेंट्स के ऊपर जो है वो हम लोग क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास एक हार्ट वाला डेटा है जिसको हमने यहाँ पर जो है वो मैंने लोड कर दिया है। उसके बाद में अभी जो है हम यहाँ पर इसको सिंपली रन कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ Shift+Enter और ये मेरा जो है वो रन यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हमें चाहिए यहाँ पर हेड, यानी कि अगर हमें अपने डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को देखना है तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर पाइथन के हेड मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है वो सिंपली यहाँ पर पाइथन के हेड मेथड को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है यहाँ पर हार्ड, और उसके बाद में जो है हमें .head मेथड यूज़ करना है। एंड देन उसके बाद आप जितने भी यहाँ पर जो है वो डेटा फ्रेम के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो उस काउंट्स को आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। तो क्योंकि मैं फर्स्ट के 10 रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ तो मैंने जो है यहाँ पर 10 प्रोवाइड कर दिया। अभी हम लोग उसको रन कर लेते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, अभी आप देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके फर्स्ट के 10 रिकॉर्ड जो है वो मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 10 रिकॉर्ड जो है मेरे डेटा फ्रेम के वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। उसके बाद इसी तरीके से अभी हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट के 10 रिकॉर्ड्स। अगर इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम के लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स को देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए आपको जो है सबसे पहले लिखना है अपने ऑब्जेक्ट को जो कि हो जाएगा आपके पास यहाँ पर हार्ड। एंड देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टेल मेथड यूज़ करना है पाइथन का, और टेल मेथड जो है आपको लास्ट के 10 रिकॉर्ड जो है वो दिखाएगा आपके डेटा फ्रेम के। तो अभी जो है सिंपली हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास लास्ट के 10 रिकॉर्ड्स भी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और हमने जो है यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखे हेड मेथड के थ्रू और लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखे टेल मेथड के थ्रू। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जानना है, या फिर ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ रॉज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आपको सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर शेप मेथड का यूज़ करना है। और शेप मेथड जो है ये भी एक पाइथन का मेथड है दोस्तों, जो पाइथन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। और
पाइथन आपको बहुत सारे जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस या फिर आपको मान लो मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो है अपने डेटा के ऊपर एक बेसिक जो है वो यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई अगर हमें यहाँ पर कोई भी एल्गोरिथम, किसी भी तरह का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो है हमें अपने डेटा को सबसे पहले तो टाइडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और दोस्तों उसके बाद में हमें एक बेसिक एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ता है अपने डेटा सेट के ऊपर ताकि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए अपने डेटा सेट के ऊपर। एंड देन फाइनली हमारे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली टारगेट वेरिएबल्स को बनाने के बाद में हम लोग फाइनली उसके ऊपर एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारा मशीन हमें वैल्यूज़ जो है प्रिडिक्ट करके दे देता है और फिर वो जो आपके पास कंप्लीट वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेके अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर सिंपली कॉन्सेप्ट इसी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के जो आपके पास कंप्लीट प्रिकॉशंस होंगे या प्रोसीजर्स होंगे उसके हिसाब से। तो अभी हम लोगों को देखना है भाई यहाँ पर कि हमारे जो डेटा फ्रेम है उसमें कितने नंबर ऑफ रॉज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पाइथन के शेप मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ हार्ड डॉट शेप, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है उसका नाम एंड देन उसके बाद मुझे शेप मेथड को यूज़ करना है। देन अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये फर्स्ट वैल्यू, आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट वैल्यू यानी कि जो लेफ्ट साइड पे मेरे वैल्यू है 303। तो ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है 303 ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रॉस को, और ये जो मेरे राइट साइड पे वैल्यू है जो कि आपको दिख रही है 14, ये 14 आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है 303 वो रिप्रेजेंट कर रहा है रॉस को और जो राइट साइड पे है 14 वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो इस तरीके से भाई हमें यहाँ पर सिंपली पता चल गया कि हमारे जो डेटा फ्रेम है उसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी रॉस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद में अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन को देखने का। तो अभी जो है हम लोग अपने डेटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पर एक पाइथन का वापस से एक मेथड आता है जो कि होता है इन्फो। तो इन्फो जो है वो बेसिकली हमें अपने डेटा सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये बताता है कि हमारे डेटा सेट में कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, कितने कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो है ये हमें यहाँ पर ये बता देता है। तो अभी सिंपली जो है हमें यहाँ पर लिखना है अपने वेरिएबल का नाम जो कि है हार्ड, एंड देन उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर डॉट इन्फो फंक्शन को यूज़ करना है और उसके बाद में जो है हम लोग जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट हमारा डेटा सेट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हम लोग जो है इसको रन करते हैं। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे मैंने इसको रन किया इसने मुझे अपने डेटा, मेरा जो डेटा सेट है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि कितने मेरे पास कैटेगोरिकल कॉलम है या फिर कितने मेरे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। तो ये जो मेरे पास डेटा सेट है क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, इसमें कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है, तो इसीलिए जो है इसने सारे मुझे जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो ये हो गया भाई हमारे पास कि हमने यहाँ पर जान लिया सिंपली पुट के किस तरीके से हम लोग जो है अपने डेटा सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे और अभी जो है हम लोग अपने डेटा सेट के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जान ली। अभी हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करोगे और अगर एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो है अगर आपका कोई भी वैल्यू नल होगा यानी कि आपके जो टारगेट वेरिएबल्स होंगे उसका जो डेटा है बेसिकली अगर उसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी तो आपका एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर एरर शो करेगा क्योंकि उसको जो है वो प्रॉपर्ली डेटा जो है वो यहाँ पर नहीं मिला। तो इसी तरीके से हमें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग पहले ये चेक करें कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो उसको फिर पांडास की हेल्प से प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पर या फिर मैनुअली जो है वो उसको हम लोग ईजीली कहीं से भी जो है उसको हम लोग यहाँ पर इंप्यूट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा भाई यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल है जिसका नाम है हार्ड उसको, एंड देन उसके बाद हमें इस NA फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस NA फंक्शन का मतलब ये है कि नॉट अवेलेबल, NA का मतलब है नॉट अवेलेबल। तो हमें यहाँ पर लिखना है सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है हार्ड, उसके बाद हमें लेना है इस NA फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पर इसका सम चाहिए यानी कि ये जो है ये हमें सारे कॉलम्स के आगे उसके यहाँ पर जो नल वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड कर देगा। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया अभी आप देख रहे हो सारे कॉलम्स के आगे जो है वो यहाँ पर 0 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉलम जो है वो यहाँ पर अनफिल नहीं है या फिर अनइम्प्यूटेड नहीं है। सारे कॉलम जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर फिल है, प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ पर भरे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी जो है वो यहाँ पर जान लिया। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो डेटा सेट है या फिर हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और कितने जो है कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है हमारा जो वेरिएबल है जिसका
नाम है हार्ड, उसको हमें यहाँ पर दे देना है एंड देन उसके बाद हमें सेलेक्ट फंक्शन को यूज़ करना है और हमारी डेटा टाइप्स जो है उसको यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली हार्ड डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स। डी टाइप्स का मतलब है डेटा टाइप्स। उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर इंक्लूड एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है हमें अपने जो मेरे कॉलम्स हैं बेसिकली उसका जो है मेरे को यहाँ पर देना पड़ेंगे ऑब्जेक्ट, यानी फिर मेरे जो कॉलम्स हैं जिससे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने कॉलम्स को। तो मेरे पास जो है पाइथन के अंदर जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं वो इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर से शो होते हैं और जो आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं वो कैटेगरी और ऑब्जेक्ट से जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। तो अभी जो है हमने यहाँ पर दे दिया न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए, तो हम लोग यहाँ पर देंगे इंट 64 यानी कि इंटीजर 64 और फ्लोट 64 यानी कि फ्लोटिंग 64। उसके बाद डॉट कॉलम्स को यूज़ करेंगे और देन हम लोग अभी जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने उन सारे कॉलम्स के नाम दे दिए, हमें प्रोवाइड कर दिए, जो कि सारे के सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल हैं। तो जितने भी कॉलम्स आप देख रहे हो, एज, सेक्स, चेस्ट पेन, ट्रेस्ट पीपीएस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे कॉलम जो हैं ये सारे कॉलम आपके पास जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। इनमें कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर जो है हमने सिंपली पुट यहाँ पर जान लिया कि भाई किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और कितने यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं। क्योंकि जो डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है, उसमें सारे के सारे जो है यहाँ पर बेसिकली उसमें कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है, उसमें सारे न्यूमेरिकल कॉलम है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लिया। अभी टाइम है यार हमारे पास यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम को चेक करने का। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मेरे डेटा सेट में यहाँ पर कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को इजीली समझ में आ सके किस तरीके से चेक करते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में भी जो मैं काफ़ी बता चुका हूँ, तो इसलिए जो है आपकी आसानी के मैं यहाँ पर दोबारा से इसको जो है वो यहाँ पर कर देता हूँ। तो इसके लिए भी जो है हमें सेम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा और इसके लिए जो है हमें यहाँ पर बस ये जो आपके पास यहाँ पर टाइप है, यानी कि जो कैटेगोरिकल कॉलम्स की टाइप होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर टाइप दे दी ऑब्जेक्ट और उसके बाद में डॉट कॉलम्स को यूज़ किया एंड देन अभी इसको हम लोग रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने रन किया, इसने हमें बता दिया कि भाई इसके अंदर आपके जो डेटा फ्रेम है इसमें कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है, सबके सब जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम जो है वो यहाँ पर आपके डेटा सेट में प्रेजेंट है। तो ये हो गया भाई हमने कि किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अपने जो कंप्लीट डेटा सेट है उसको यहाँ पर चेक कर लिया, यानी कि कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और कितने कैटेगोरिकल कॉलम जो है आपके डेटा सेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद में भाई अभी टाइम आता है यहाँ पर इंडेक्सिंग को चेक करने का। आप पाइथन के अंदर आपके पास जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब अगर बात आप करते हो दूसरी लैंग्वेजेस की, यानी कि आर की या फिर आपके पास दूसरी जावा वगैरह की, तो उसमें जो है इंडेक्सिंग आपके पास दूसरे 1 से शुरू हो सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आर की बात करूं तो आर के अंदर आपके पास इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो सिंपली पुट मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है पाइथन में वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो उसके लिए जो है मैं बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। हमारा सबसे पहले वेरिएबल, उसके बाद सेलेक्ट फंक्शन और डेटा टाइप्स आएंगी एंड देन उसके बाद जो है इंक्लूड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग किसकी इंडेक्सिंग वैल्यूज़ को जानना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। एंड देन उसके बाद हमें लास्ट में जो है वो इंडेक्स फंक्शन का या फिर इंडेक्स मेथड का यूज़ करना है, जो कि हमें बताएगा यहाँ पर कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है और एंडिंग वैल्यू कौन सी है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से और स्टॉप, यानी कि स्टॉप हो रही है आपके पास 303 तक, यानी कि जो रोज है वो 303 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास जो स्टॉप हो रही है फिर एंड हो रही है वो 303 पे हो रही है, और जो आपके पास आप देख रहे हो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 0 से। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाइथन जो है वो इंडेक्सिंग हमें प्रोवाइड करता है 0 से, यानी कि 0 से जो है पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद में भाई हमने ये भी सक्सेसफुली चेक कर लिया। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को चेक करने का। तो आपके डेटा फ्रेम में अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के अंदर कितनी यहाँ पर, अब आपने ये जान लिया कि भाई हमारे पास जो है कोई भी वैल्यू नल नहीं है, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि हमारी वैल्यू नल तो नहीं है लेकिन उसमें सारी वैल्यू यूनिक है या फिर नहीं है। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारा जो कॉलम है, जो भी कॉलम है उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली हम जो है यहाँ पर दे देंगे अपने वेरिएबल का नाम, जो कि हो जाएगा यहाँ पर हार्ड, एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस में जो है हम लोग यहाँ पर अपने कॉलम का नाम दे देंगे, जो कि हो जाएगा एज, एंड देन उसके बाद यूनिक फंक्शन को यूज़ करेंगे और यूनिक फंक्शन जो है हमें सबकी सब यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करके दे देगा। तो अभी सिंपली जो है मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। तो भाई जैसे हमने जो है यहाँ पर इसको रन किया, तो रन करने के बाद में आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर रन करने के बाद में हमें पता चल गया कि ये सारी वैल्यूज़ जो है ये यूनिक वैल्यू का मतलब ये है कि आपकी कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी, सारी वैल्यू डिफरेंट होगी एक दूसरे से। तो आप यहाँ देख रहे हो सारी वैल्यू जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अगर आपको इनका काउंट जो है वो शॉर्ट में देखना है तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर सिंपली डॉट सम फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट सम
और उसके बाद में जो है अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इतनी जो है आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर यूनिक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर सिंपली पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर एक ही साथ में जो है वो यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम की जो यूनिक वैल्यूज़ को देख लिया। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर चाहिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि अभी हमें कॉलम के अंदर चेक करना है। अभी हमने डेटा फ्रेम के लिहाज से चेक किया था इंटायर डेटा फ्रेम के अंदर के भाई कोई नल वैल्यू तो नहीं है, फिर कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे हमारे स्पेसिफिक कॉलम के हिसाब से। तो अब यहाँ देख रहे हो हम लोग कॉलम के हिसाब से जो चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सेक्स वाला कॉलम है, आप हमें बताओ कि इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू या फिर कोई नल वैल्यू तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि है हार्ड, एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें कोट्स में कॉलम का नाम दे देना है जो कि हो जाएगा सेक्स, एंड उसके बाद में जो है हमें डॉट इज एन ए फंक्शन का यूज़ करना है जो कि हमें बताएगा कि हमारी जो ये कॉलम है इस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। उसके बाद हमें इसका सम चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट सम फंक्शन को। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, इसने हमें बता दिया कि भाई आपका जो सेक्स वाला कॉलम है उसमें यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। ज़ीरो इसने रिटर्न किया, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो मिसिंग नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो है कॉलम वाइज भी यहाँ पर चेक कर लिया कि हमारे जो कॉलम है उसमें कोई मिसिंग वैल्यू है या फिर नहीं है। उसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर चेक करते हैं डुप्लीकेट्स को। तो फोक्स डुप्लीकेट्स को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डुप्लीकेटेड फंक्शन को। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम जो कि हो जाएगा हार्ड, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चेस्ट पेन, यानी कि सीपी। सीपी का मतलब होता है चेस्ट पेन। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डुप्लीकेटेड फंक्शन को, और डुप्लीकेटेड फंक्शन का हमें सम चाहिए, यानी कि हमें जो है ये डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ का सम देगा, यानी कि कितनी सारी डुप्लीकेटेड वैल्यू हैं उन सभी को जो है ये ऐड करके हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर डॉट सम को यूज़ किया, और देन अभी जो है हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यह देख रहे हो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 300 वैल्यूज़ जो है वो इस चेस्ट पेन वाले कॉलम में जो है वो यहाँ पर डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि भाई हमारे जो कॉलम है, जब हमने चेक किया था कि इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है, तो इसने हमें बताया कि नहीं इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी प्रेजेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 वैल्यूज़ जो है वो डुप्लीकेट है। आप यहाँ देख रहे हो हार्ड, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर सीपी एंड देन डुप्लीकेटेड डॉट सम। तो आपके पास ऑलमोस्ट 299 वैल्यूज़, यानी कि ऑलमोस्ट 300 वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर यहाँ पर डुप्लीकेटेड प्रेजेंट है चेस्ट पेन वाले कॉलम में। उसी तरीके से अभी हम लोग इसमें यूनिक वैल्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं। तो यूनिक वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर हार्ड, उसके बाद हमें लेना पड़ेगा पैरेंथेसिस में कॉलम का नाम जो कि है सीपी, एंड देन डॉट यूनिक फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसका सम चाहिए, और सम जो है हमें बताएगा कितनी वैल्यूज़ जो है इसमें यूनिक है। अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई हमारे पास जो है वो 6 वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो यूनिक है। अगर मैं सम को हटा दूँ तो आपको यहाँ पर इसके काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग इसका रिव्यू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो इसमें यूनिक है, और इसका सम जो है अभी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वापस से। तो हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज़ जो है वो उस वाले कॉलम में यूनिक हैं, और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं 299 वो यहाँ पर डुप्लीकेटेड हैं। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो हमारे डेटा फ्रेम का हेड देखेंगे, और दोस्तों हेड के अंदर जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देख लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखते हैं। तो भाई हमारे पास आ चुके हैं फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड। अभी जो है हम लोग यहाँ पर अपने कॉलम्स को, यानी कि जो इररिलेवेंट कॉलम्स हैं, जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से कॉलम नहीं है, जिसके ऊपर हमें एनालिसिस परफॉर्म नहीं करना, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको अभी हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैंने यहाँ पर कॉलम अंडरस्कोर ड्रॉप्ड का नाम दे दिया है। उसके बाद इज इक्वल टू, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो है या फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मुझे जो है यहाँ पर उन कॉलम्स के नाम प्रोवाइड कर देने हैं जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहा हूँ या फिर रिमूव करना चाह रहा हूँ। उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर हार्ड डॉट ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना है। तो हार्ड क्या, हार्ड हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने डेटा को स्टोर करवाया है। उसके बाद में जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन के अंदर हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दिया जिसमें हमने स्टोर करवाया था सारे कॉलम्स को या फिर उन कॉलम्स के नाम जिसको हमें ड्रॉप करना है। उसके बाद एक्सेस देनी है। तो एक्सेस 1 देंगे इसका मतलब ये कॉलम्स को ड्रॉप करेगा, और अगर एक्सेस 0 देंगे इसका मतलब ये रॉ को ड्रॉप करेगा। तो हमने यहाँ पर एक्सेस 1 दी है, इसका मतलब हम यहाँ पर कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हैं। उसके बाद इन प्लेस प्रोवाइड करें, तो इन प्लेस हमने जो है कंडीशन दे दी ट्रू। अभी हम लोग जो है यहाँ पर इसको जो है वो रन करते हैं, एंड देन इसको भी जो हमने यहाँ पर रन कर देते हैं।
तो भाई हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि हमारे जो कॉलम्स हैं जिनके हमें नाम यहाँ पर लिए हैं उन सबको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है फिर नहीं किया। तो अभी आप यहाँ पर पहले अपने इनिशियल डेटा फ्रेम को देख लो। ये आपका जो है वो यहाँ पर बिफोर ड्रॉपिंग जो कॉलम्स हैं उसके पहले जो आप यहाँ पर यानी कि आपके कॉलम ड्रॉप करने के पहले वाला जो डेटा फ्रेम है वो आपका ये वाला है। अभी हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कॉलम ड्रॉप करने के बाद वाला डेटा फ्रेम आपको कैसे देखने को मिलता है। अभी रन करते हैं। तो भाई आप देख रहे हो हमने सारे कॉलम जिन के नाम हमने यहाँ पर दिए थे वो सारे कॉलम्स आप देख रहे हो यहाँ पर नहीं है और वो सारे कॉलम जो है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। तो इस तरीके से आपने जो है सक्सेसफुली यहाँ पर कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर शेप भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले शेप देखा था कि भाई कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो आप देख रहे हो 14 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब 14 में से जो है हमने यहाँ पर 7 कॉलम्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया, तो बाकी रहेगा 7। तो अभी हम लोग उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और इसको जो है हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हार्ट डॉट शेप और अभी हम लोग इसको जो है वो यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास 303 रॉज हैं और 7 कॉलम्स हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले वाले चेक की तो इसके अंदर आप देख रहे हो हमारे पास 14 कॉलम्स थे। तो 14 में से हमने 7 कॉलम्स को जो है वो सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया, यानी कि हमने 7 कॉलम्स को जो है वो यहाँ से हटा दिया। तो उसके बाद जो है हमारे पास रहेगा 7 कॉलम्स। तो अभी हमारे पास हो गया यहाँ पर 303 रॉज हो गई और 7 कॉलम्स हो गए। इसी तरीके से अभी जो है हम लोग को अपने डेटा फ्रेम का या फिर डेटा सेट के नाम्स को जो है वो यहाँ पर चेंज करना है कि जो कॉलम नेम्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करना है, थोड़ा सा सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हार्ट। उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर अंदर एक देना पड़ेगा हार्ट, यानी कि वेरिएबल देना पड़ेगा। उसके बाद डबल पैरेंथेसिस के अंदर हमें अपने कॉलम्स के नाम देने हैं बिल्कुल सेम जिस तरीके से अपने डेटा फ्रेम में दिए हुए हैं। उसके बाद में जो है नीचे हमें उन कॉलम्स के नाम देने हैं जो कि आपने यहाँ पर मॉडिफाई किए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ पर सेक्स वाला जो आपका चेस्ट पेन है उसको चेस्ट पेन वाले कॉलम को मॉडिफाई किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लड प्रेशर वाले कॉलम को मॉडिफाई किया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कोलेस्ट्रॉल वाले को भी मॉडिफाई किया है, एफबीएस वाले को भी, और आप देख रहे हो टारगेट वाले कॉलम को जो है मैंने यहाँ पर मॉडिफाई कर लिया। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं और हमारे नेम्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो भाई हमारे पास जो है हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और अभी जो है हम लोग इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे कॉलम के जो नेम थे वो यहाँ पर चेंज हुए या फिर नहीं हुए। तो अभी हम लोग उसको यहाँ पर रन करते हैं। तो भाई हमारे पास आप देख रहे हो इनिशियली डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके के कॉलम के नेम के साथ था, आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन अभी जो है हमने उनके नेम्स को चेंज करके कुछ इस तरीके के यहाँ पर बना दिए हैं। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर सिंपली जो है कॉलम के नेम्स को जो है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है, यानी कि जो कॉलम नेम्स हैं उनको यहाँ पर चेंज कर दिया। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैनिपुलेशन। तो अभी हम लोग जो है फाइनली यार आ गए हैं यहाँ पर ईडीए वाले पार्ट में, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में जो है हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर एज वाले कॉलम को सबसे पहले मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है हार्ट, एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें कॉलम का नाम देना है जो कि है एज। उसके बाद डॉट वैल्यू काउंट्स मेथड का यूज़ करना है और अभी जो है हम लोग इसको रन करेंगे। और ये वैल्यू काउंट्स मेथड जो है वो बेसिकली हमें क्या करेगा, हमें बताएगा हमारी वैल्यू के काउंट्स को, यानी कि कितनी वैल्यूज़ हैं उनका काउंट्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमें जो है इसने वैल्यू यहाँ पर जो कंप्लीट कॉलम्स है उसका मुझे जो है यहाँ पर इसने प्रोवाइड कर दिया नेम्स, और इस तरीके से जो है इसने हमें यहाँ पर बता दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास दो जो आपके पास यहाँ पर कॉलम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला जो है ये जो नंबर्स हैं आपके पास यहाँ जो मेरे लेफ्ट साइड पे हैं वो नंबर्स आपके पास नेम्स हैं, और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर एजेस हैं। अब नेम से आपको कैसे समझ में आएगा, मतलब ये कि यहाँ पर 50 नेम्स यानी कि 58 नेम्स ऐसे हैं जिसकी जो उम्र है, यानी कि मान लो 58 नाम, यानी कि 58 नाम ऐसे हैं। अब ज़ाहिर है नाम किसी इंसानों के ही होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाम जो है 58, वो उनकी जो उम्र है वो 19 साल है। मतलब 58 लोग ऐसे हैं या फिर 58 लोग या फिर 58 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 19 साल है। फिर 57 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 17 साल है। 54 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 साल है। इस तरीके से जो है आपके पास ये लोगों के काउंट्स हैं, यानी कि उनके नाम हैं, और ये जो है ये आपके पास या फिर किन किन नामों के लोग हैं, उनकी एज किन किन तरीके से उनके आगे जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर बनाएंगे भाई इसके ऊपर एक हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे फिगर साइज सेट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा SNS जो कि सीबॉर्न का एलियस है, और फिर हम लोग सेट करेंगे यहाँ पर फिगर साइज़ को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे RC एंड देन इज इक्वल टू, उसके बाद हम लोग राउंड बेसिस में एक डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी में हम लोग दे देंगे कोट्स में फिगर डॉट फिक्स साइज, और फिगर हमने दे दी यहाँ पर 8/5।
यानी कि 8 होगी हाइट और 5 होगी विड्थ। उसके बाद हम लोग ने जो है यहाँ पर sns.histplot फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बना दिया भाई यहाँ पर एक हिस्टोग्राम। तो कॉलम का नाम दे देंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग एज वाले कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं तो हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं सबसे पहले वेरिएबल का नाम जो कि है हार्ड, एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस में कॉलम का नाम, फिर कलर हमने दे दिया ब्लू। उसके बाद एज कलर, एज कलर का मतलब है जो आपके साइड जो बिन्स होंगे उस बिन के आउटलाइन जो होंगी वो कलर होगा ऑरेंज। उसके बाद लाइन विड्थ यानी कि जो आउटलाइन की विड्थ होगी वो हो जाएगी 4 यानी कि जो थिकनेस होगी। उसके बाद हो जाएगा टाइटल, तो टाइटल हमने दे दिया पेशेंट एजेस। उसके बाद हमें अगर एक्स एक्सिस देना है वाई एक्सिस देना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना है मैटप्लॉटलिब के एक्स लेबल फंक्शन और वाई लेबल फंक्शन को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे plt.xlabel जिसमें हमने एज दे दिया यानी कि एक्स एक्सिस पे एज होगा। उसके बाद plt.ylabel यानी कि वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स होगा। उसके बाद फाइनली यार इसको हम लोग plt.show मेथड से यहाँ पर शो करवा रहे हैं। अभी रन करते हैं इसको। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप देख रहे हो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा एक हिस्टोग्राम जो है वो बनकर आ गया है। और इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा एज मतलब 60 एज वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 60 लोग हैं जिनकी एज भी जो है वो 60 है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड हाइस्ट की बात करूँ तो सेकंड हाइस्ट आपके पास ऑलमोस्ट जो है 42 के आसपास जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और एजेस जो हैं उनकी यानी कि 42 लोग ऐसे हैं जिनकी एजेस जो हैं वो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 55 या फिर 57 के बराबर जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर इसको एनालाइज कर लिया और मैंने आपको ये भी बता दी किस तरीके से आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद में जो है भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सेक्स वाले कॉलम को देखेंगे। तो सेक्स वाला कॉलम हमें क्या बोल रहा है भाई, हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अपने वेरिएबल को, उसके बाद पैरेंथेसिस में सेक्स वाले कॉलम उसकी भी वैल्यूज़ को काउंट हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया हमारे पास 2 कैटेगरीज यहाँ पर आ गई, एक होगी 1 और एक होगी 0। तो मेल के अंदर जो 1 है वो इंडिकेट कर रहा है मेल्स को और जो 0 है वो इंडिकेट कर रहा है फीमेल्स को। यानी कि 207 जो है वो मेल होंगे और 0 यानी कि नो इसका मतलब फीमेल होगा। तो फीमेल जो है वो 96, तो 96 फीमेल्स होगी और 207 जो है वो आपके पास मेल होंगे। तो 1 जो है वो बेसिकली मेल है और जो 0 है वो बेसिकली फीमेल है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर मेल जो है वो 207 मेल्स हैं और 96 जो है वो आपके पास फीमेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए भी जो है अभी हम लोग यहाँ पर बार प्लॉट जो है वो बेसिकली बना रहे हैं। तो उसके लिए फिगर साइज सेट करेंगे तो plt.figure, उसके बाद फिक्स साइज और फिक्स साइज हमने दे दी 8/5। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर दिया plt.bar। तो बार प्लॉट बनाने के हमें बार फंक्शन मेथड का या बार फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे बार। उसके बाद 2 लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, एक होगी हमारे पास यहाँ पर कैटेगोरिकल लिस्ट और एक होगी न्यूमेरिकल लिस्ट। तो बार प्लॉट के अंदर आपको याद रखना है कि आपके पास जो है पहले कैटेगोरिकल लिस्ट को पास करना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल लिस्ट को पास करना है। तो आपके पास देख रहे हो एक लिस्ट आपके पास यहाँ पर हो गई कैटेगोरिकल लिस्ट और एक आपके पास यहाँ पर हो गई न्यूमेरिकल लिस्ट। तो ये दोनों लिस्ट को जो है आपको यहाँ पर पास कर देना है। तो हमने यहाँ पर लिस्ट दिया, लिस्ट के अंदर आप डबल राउंड ब्रेसेस लिए और इसमें जो है आपने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया मेल को 1 के साथ, फीमेल को 0 के साथ। ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड लिस्ट हमने बनाई जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम जो है वो पास होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमारे पास होगी हार्ड और सेक्स वाला कॉलम, उसके बाद वैल्यू काउंट्स फंक्शन एंड देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पर फर्दर कलर्स को ऐड कर दिया जिसमें हमारे पास 2 कलर्स होंगे। यानी कि पहला वाला जो 1 है यानी कि जो मेल है वो आपके पास सियान कलर यानी कि ब्लू कलर से जो है वो डिटरमिन होगा और दूसरा वाला जो है वो आपके पास ब्राउन कलर से जो यानी कि जो फीमेल है वो वाला बिन आपके पास ब्राउन कलर से डिटरमिन होगा। उसके बाद एज कलर हमने दे दिया जो आउटलाइन होती है, जिस तरीके से इसकी आउटलाइन ऑरेंज है इस तरीके से इसकी आउटलाइन ब्लैक होगी। एंड देन इसकी विड्थ जो है इसकी हमने विड्थ 4 दी थी, इसकी हमने विड्थ जो है वो 5 दे दी है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर टाइटल को ऐड करना है। टाइटल को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, पेशेंट्स जेंडर और उसके बाद जो है एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सिस पे सेक्स होगा और वाई लेबल यानी कि वाई एक्सिस पे काउंट्स होगा। उसके बाद plt.show और अभी जो है हम लोग उसको शो करवा रहे हैं। तो अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सा जो है एक यहाँ पर जो है वो बार प्लॉट यहाँ पर बन गया है। और इसी बार प्लॉट के अंदर जो है आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो है वो मेल्स प्रेजेंट है। यानी कि आपके पास मेल का मैंने काउंट बताया था कि ऑलमोस्ट जो है आपके पास 27 यानी कि 207 मेल्स हैं और आपके पास जो है 96 फीमेल्स हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो आपके पास 96 फीमेल्स हैं और 207 जो है वो आपके पास यहाँ पर मेल्स हैं। तो ये हमारे पास जो है विजुअलाइज हो गया। अभी टाइम है यहाँ पर चेस्ट पेन को देखने का। तो चेस्ट पेन को देखने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यही काम यहाँ पर करना है। हमें सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम देना है, उसके बाद यहाँ पर कॉलम का नाम एंड देन वैल्यू काउंट्स देना है फंक्शन। और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया अभी यहाँ देख रहे हो हमारे पास 4 कैटेगरीज जो है इसमें दिख रही है 0, 1, 2 और 3। तो इस तरीके से हर कैटेगरी में जो है यानी कि ये चेस्ट पेन लेवल है, आप इसको चेस्ट पेन लेवल समझ लो। ये जो है ये आपके पास चेस्ट पेन लेवल है उन लोगों का और ये लोगों के अकाउंट्स हैं। यानी कि इतने लोग होंगे जिनको चेस्ट पेन लेवल नहीं होगा। 0 का मतलब है कि इतने लोग हैं जिनको चेस्ट पेन नहीं है।
2 लोग हैं जिनको इतना जिनका चेस्ट पेन लेवल है वो इतना होगा, 1 लोग है जिनका चेस्ट पेन लेवल इतना होगा, 3 लोग हैं जिनका चेस्ट पेन लेवल जो है वो इतना होगा। तो इस तरीके से जो है आपको चेस्ट पेन लेवल जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसके अंदर भी जो है एक काउंट प्लॉट बनाएंगे। तो मैं आपको पहले भी काफ़ी सेशंस में बता चुका हूँ कि जो हमारे पास सी बॉन्ड होता है, सी बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो बार प्लॉट होता है वो हम बनाते हैं काउंट प्लॉट से। उसके अंदर हम बार प्लॉट फंक्शन का यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें बार प्लॉट बनाने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक x और एक y। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर काउंट प्लॉट बनाते हैं जिसमें हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पर देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ एक देने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी 2 हम जो है वो नहीं देते। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने सबसे पहले फिगर साइज़ को सेट कर लिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर दे दिया भाई काउंट प्लॉट। तो मैं लिखूँगा sns.count प्लॉट। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम जो कि हार्ड है, और उसके बाद जो है मैंने चेस्ट पेन यानी कि कॉलम का नाम प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एज कलर दिया जो कि होगा येलो, एंड देन उसकी विड्थ जो है यहाँ पर जो मेरी आउटलाइन है यानी कि जो एज कलर उसकी विड्थ जो है मैंने दे दी 5। उसके बाद जो है मुझे टाइटल देना है पेशेंट चेस्ट पेन, एंड देन एक्स एक्सिस यानी कि एक्स लेवल पे चेस्ट पेन और वाई एक्सिस यानी कि वाई लेवल पे काउंट्स। उसके बाद मुझे यूज़ करना है plt.show फंक्शन इसको शो करवाने के लिए। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये बार प्लॉट यहाँ पर बन गया, और सबसे ज़्यादा आप यहाँ देख रहे हो वेरिएशन जो है या सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो है वो आपके पास उन लोगों का है जिसको कोई चेस्ट पेन है ही नहीं। अब ये देख रहे हो 140 लोग जो हैं उनको चेस्ट पेन नहीं है, और आपके पास अगर यहाँ पर आप देखो तो ऑलमोस्ट जो है आपके पास अगर इसकी बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 1 है, तो 1 के बराबर जो है आपके पास यहाँ पर 50 लोग यानी कि 50 लोग हैं जिनको जो है चेस्ट पेन लेवल है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर दूसरी वाली कैटेगरी जो कि हो जाएगी दूसरी वाली तो 2 में जो है ऑलमोस्ट आपके पास 85 के आसपास जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यानी कि 87 के आसपास जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 23 जो कि है सबसे ज़्यादा कम, तो जिसमें 3 लोग प्रेजेंट हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास लेवल्स होंगे, ये आपके पास लेवल 0 होगा, ये आपके पास लेवल 1 होगा, ये आपके पास लेवल 2 होगा और ये आपके पास लेवल 3 होगा चेस्ट पेन लेवल, और ये आपके पास जो है काउंट्स होंगे कि कितना चेस्ट पेन लेवल जो है उनका प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर बार के थ्रू इस चेस्ट पेन लेवल को भी जो है वो एनालाइज कर लिया। अभी टाइम है यार यहाँ पर ब्लड प्रेशर को देखने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर ब्लड प्रेशर को देखते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें हार्ड जो कि हमारा वेरिएबल है उसको पास करना है, पहले चीज़ इसके कॉलम का नाम एंड देन वैल्यू काउंट्स मेथड को यूज़ करना है। अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे है यानी कि नेम और जो राइट साइड पे यानी कि ब्लड प्रेशर, तो ये जो है यानी कि इतने लोग 120 नाम यानी कि 120 नाम होंगे यानी कि 120 लोग होंगे। तो 120 लोगों को जो है यहाँ पर इतना जो है वो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो है 37। फिर 130 पीपल होंगे जिनका ब्लड प्रेशर लेवल 36 है, फिर 140 लोग होंगे जिनका 32 है, फिर 110 होंगे जिनका 19 है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इसके लिए भी जो है हमें यहाँ पर एक फिगर को बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी जो है हम लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाएंगे। तो ऐसे सेम यार सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले फिगर साइज़ को सेट करेंगे, उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाना है। तो हिस्टोग्राम यहाँ पर लेंगे sns.hist प्लॉट। उसके बाद जो हार्ड हमारा जो वेरिएबल है जिसका नाम हार्ड है वो दे देंगे, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस में हमारा कॉलम का नाम एंड कलर जो है हमने रेड दे दिया। टाइटल दे देंगे पेशेंट ब्लड प्रेशर, और उसके बाद जो है शो फंक्शन से इसको शो करवा देंगे। तो अभी रन करते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम भी बन गया, और इस हिस्टोग्राम को अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो है यहाँ पर 140, तो ऑलमोस्ट जो है आपके पास यहाँ पर 140 से पहले मतलब शायद से आपके पास कोई आपके पास यहाँ पर 130 के आसपास होगा आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं, या फिर जो आपके पास कंप्लीट लोग होंगे वो 130 के आसपास उनका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट जो है आपके पास यहाँ पर 55 या फिर 56 लोग हैं जिनका इतना जो है ब्लड प्रेशर लेवल प्रेजेंट है। इस तरीके से अलग अलग जो वेरिएशंस आप यहाँ देख रहे हो आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोलेस्ट्रॉल को। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि अगर कोई ऑयली जो है बंदा मतलब जो ऑयली चीज़ें खाता है, काफ़ी ज़्यादा जंक फूड्स खाता है, फिर जो वो चीज़ें जो कि ऑयल में आपके पास कुक होती है उन चीज़ों को खाता है, तो उसके लिए जो है आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसकी बॉडी में कितना रहेगा वो चेक कर रहे हैं अभी हम लोग। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर बनाना है सबसे पहले वेरिएबल का नाम जो कि होगा हार्ड, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो कि कॉलम का नाम है, एंड देन वैल्यू काउंट्स मेथड देना है, और उसके बाद जो है अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर ये काउंट्स आ गए, यानी कि 234 पीपल ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 6 है। उसके बाद 204 यानी कि 204 लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 6 है। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 3 जो है उनका 6 है, बाकी के जो है वो सारे डिफरेंट आपको शो हो रहे हैं। इसीलिए अभी इसके लिए भी जो हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए भी जो है हम लोग यहाँ पर एक फिगर को बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली उसके लिए जो है हमें यहाँ पर करना है
PLT डॉट फिगर, उसके बाद फिगर साइज दे दी। ये पहला नंबर जो है 8, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पर लेंथ को, और ये जो है बेसिकली हाइट को, और ये जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को। 8 जो है वो हाइट है, 5 जो है वो विड्थ है। उसके बाद PLT डॉट हिस्ट, और इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर दे देंगे हार्ड। उसके बाद कॉलम का नाम जो कि है कोलेस्ट्रॉल पैरेंथेसिस में, एंड कलर दे देंगे। उसके बाद एज कलर एट्रीब्यूट के अंदर जो हम लोग यहाँ पर येलो कलर दे देंगे, लाइन विड्थ दे देंगे 5, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर टाइटल को दे देंगे जो कि हो जाएगा पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर शो करवा देंगे मैटप्लॉटलिब के शो फंक्शन के थ्रू। रन करते हैं अभी इसको। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास एक जो है यहाँ पर एक हिस्टोग्राम बनकर आ चुका है, और अभी हमने यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के साथ में एक हिस्टोग्राम बनाया है। और आप यहाँ देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो है आपके पास यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उन लोगों का, यानी कि जो आपके पास 200 से अबव है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 200 से अबव आपके पास जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये काउंट्स हैं, ये आपके पास काउंट्स, यानी कि ये जो है ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कि ऑलमोस्ट 200 से आगे, यानी कि मान लो 250 होगा या फिर 260 या 70 के आसपास है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो है ये आपके पास लोग बता रहे हैं कि कितने लोग होंगे जो कि इस कोलेस्ट्रॉल लेवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा लास्ट कॉलम जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर FBS। तो FBS बेसिकली क्या है, FBS हमारे पास यहाँ पर जो है वो फेरेंट बॉडी सेंटीमीटर बताता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हार्ट, उसके बाद FBS एंड देन वैल्यू काउंट्स मेथड। और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर FBS लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, यानी कि कौन से जो है वो FBS हैं और कौन से FBS नहीं। तो ये जो है ये आपके पास इतने लोग हैं जो कि FBS हैं, 258 लोग जो हैं वो यहाँ पर FBS है। और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1, यानी कि 45 लोग हैं जो कि SBS हैं, और बाकी 258 लोग हैं जो कि FBS नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर देख लिया इसको। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसकी फ़िगर को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिगर साइज सेट करना है, क्योंकि अभी हम लोग सी बॉन्ड के साथ में एक फ़िगर को बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें बार प्लॉट की जगह काउंट प्लॉट यूज़ करना है, तो हम काउंट प्लॉट यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले फिगर के साइड को सेट कर देंगे। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर काउंट प्लॉट को यूज़ करेंगे, और काउंट प्लॉट के अंदर हम लोग हार्ड, और उसके बाद हमें कॉलम का नाम एंड देन कलर एज कलर, और हम लोग जो है लाइन विड्थ यहाँ पर सेट कर देंगे। उसके बाद टाइटल दे देंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग फाइनली इसको शो करवा देंगे। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो हमने जैसे भाई इसको रन किया, ये आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये सारी की सारी जो यहाँ पर कंप्लीट FBS है वो यहाँ पर आ गया है। तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं उनका जो है FBS है वो 0 के बराबर है, और आप यहाँ देख रहे हो 1 जो है वो बहुत ही कम लोग हैं, यानी कि 45 लोग हैं जिनका FBS 1 है, और बाकी जो है वो सारे के FBS जो है वो 0 है। उसी तरीके से अभी हमारे पास यहाँ पर आएगा टारगेट। तो टारगेट कॉलम क्या बता रहा है भाई, टारगेट कॉलम हमें ये बता रहा है कि आपके पास जो पेशेंट है वो उसको हार्ड है या फिर नहीं है, मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। टारगेट हमें 2 कंडीशंस बताए गए हैं। तो 0 यानी कि 0 का मतलब ये है कि उसको हार्ट नहीं है, यानी कि वो हार्ट का पेशेंट नहीं है, और 1 का मतलब ये है कि वो हार्ट पेशेंट है, यानी कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे मैंने इसको रन किया, अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास 1 आया, यानी कि 1 जो है वो बराबर है 165 के, और 0 जो है वो बराबर है 138 के। और आप यहाँ देखो तो आपके पास आप देख रहे हो 0, तो यानी कि 0 का मतलब ये है कि नो, यानी कि 130 और 8 लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो यहाँ पर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास 1 जो है यानी कि 1 बता रहा है कि हाँ ये इतने लोग हैं इनको हार्ट की प्रॉब्लम, यानी कि 165 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और 138 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 जो है वो यहाँ पर येस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 जो है वो यहाँ पर नो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 138 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और 165 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो है इसके लिए फिगर बनाते हैं। तो इसके लिए भी जो फिगर साइज़ हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे सी बॉन्ड के साथ, और उसके लिए काउंट प्लॉट हम लोग बना रहे हैं। और कलर जो है इसका हम लोग दे देंगे यहाँ पर एज कलर पिंक, लाइन विड्थ दे देंगे, और उसके बाद कॉलम का नाम देंगे जो हो जाएगा टारगेट, और उसके बाद जो है टाइटल देंगे, एंड देन PLT शो फंक्शन के साथ में इसको शो करवा देंगे। अभी हम लोग रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको यहाँ पर रन किया, ये हमारे पास यहाँ पर प्लॉट जो है वो बनकर आ गया, और आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो पेशेंट हार्ट पॉजिटिविटी रेट, अब यहाँ देख रहे हो ये वाला जो है ये आपका वो रेशो है या फिर वो रेट है जिसमें आपका जो पेशेंट्स रहेंगे उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और ये वाला जो है ये आप यहाँ देख रहे हो कि वो लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 140 लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और आपके पास ऑलमोस्ट 165 के आसपास जो है, फिर 160 के आसपास जो है वो यहाँ पर वो लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर एनालिसिस।
फाइनली। तो यार अभी आता है यहाँ पर नाइव बेस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने का टाइम। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है यहाँ पर नाइव बेस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर बेसिक एनालिसिस तो कर लिया अपने डेटा सेट के ऊपर, और दोस्तों डेटा सेट के ऊपर जो है हमने यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर लिया, और सारी चीज़ें भी जो है हमने अपनी डेटा के साथ में कर ली। अभी टाइम है यार यहाँ पर इसी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर नाइव बेस एल्गोरिथम को जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने से पहले हमें यहाँ पर दो टारगेट वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा, यानी कि किसके हिसाब से किसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है इस एल्गोरिथम के थ्रू। तो अभी जो है हमारे पास एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने नाम दे दिया x का, और एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने नाम दे दिया y का। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो यहाँ पर कॉलम का नाम जो है वो दिया है एज, और यहाँ पर आप देख रहे हो y, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पर नाम दिया है टारगेट का। तो आप यहाँ देख रहे हो एज जो है वो बराबर है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और टारगेट जो है वो बराबर है डिपेंडेंट वेरिएबल के। यानी कि अभी हम ये जानना चाहते हैं, यानी कि ये क्लासीफाई करना चाहते हैं कि एज के हिसाब से कितने लोगों को जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अब क्योंकि आप ये समझो कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है कि रिग्रेशन ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। आप यहाँ देख रहे हो टारगेट वाले कॉलम में सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, एक है 0 एक है 1, यानी कि येस और नो, बस इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। 0 जो है इसका मतलब नो, 1 जो है इसका मतलब येस। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर दे दिया। अभी जो है हमने टारगेट वेरिएबल्स बना दिया, अभी हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो ये हमने भाई जैसे इसको रन किया ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पर इन टारगेट वेरिएबल्स को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग डेटा सेट में और टेस्टिंग डेटा सेट में जो है इसको यहाँ पर हम लोग को जो है वो यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक साइकिल लर्न लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल है। उस मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको अभी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली पुट हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम sklearn.modelSelection import train test split, एंड देन उसके बाद जो है हमने यहाँ पर लिख दिया ये वाली जो कोड है इसको। उसके बाद जो है अभी हम लोग इसको रन करते हैं, और ये हमारी हेल्प करेगा हमारे मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करने में। तो रन करते हैं अभी इसको। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया ये हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद में जो है अभी हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइड करना है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके मशीन को जो है एक सीक्वेंशियल बेसिस में जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक सीक्वेंस के हिसाब से आपके मशीन को डेटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है वो डेटा प्रोवाइड करोगे, अनऑर्डर्ड मैनर में जो है वो डेटा को प्रोवाइड करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास एक्यूरेसी बेसिकली आएगी या नहीं इसका बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास जो है वो एरर ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए आपको जो है एक सीक्वेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आपका आउटपुट आएगा, आपकी मशीन आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेगी। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने पहले दे दिया यहाँ पर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स ट्रेन। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट जो कि हो जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद आता है डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट जिसको मैंने नाम दिया है वाई ट्रेन का। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर वाई टेस्ट जो कि हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। एंड देन उसके बाद हो जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड। और उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स में, यानी कि दो वेरिएबल्स को हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करना है। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रेनिंग में टेस्टिंग में स्प्लिट करना है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में स्प्लिट करना है। तो हमने यहाँ पर दे दिया एक्स कमा वाई जो कि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। उसके बाद में जो हमें यहाँ पर टेस्ट साइज देना है। टेस्ट साइज का मतलब ये है कि आप अपने कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग को देना चाहते हो, कितने रिकॉर्ड टेस्टिंग को देना चाहते हो, यानी कि कितने रिकॉर्ड जो है कितने रिकॉर्ड्स पे या फिर कितने रिकॉर्ड्स पे जो है या कितने डेटा सेट पे जो है आपका मॉडल ट्रेन होगा और कितने पे आपका मॉडल जो है वो यहाँ पर टेस्ट होगा। तो मैंने जो है 0.4 जो है मैंने इसका रेशो प्रोवाइड कर दिया, यानी कि स्प्लिट रेशो मैंने प्रोवाइड किया 0.4। और 0.4 का मतलब यह है कि जो 40% रिकॉर्ड है वो जाएंगे टेस्टिंग सेट में और बाकी के 60% रिकॉर्ड जो है वो जाएंगे ट्रेनिंग सेट में। तो 60% पे जो आपका मशीन है वो ट्रेन होगा और 40% पे जो है आपका मशीन टेस्ट होगा, यानी कि रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, प्रेडिक्शन देगा। तो अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई हमने इसको रन किया और ये एग्जीक्यूट यहाँ पर हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सबसेट्स को देखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल के सबसेट को देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर देखूंगा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रेनिंग सेट को। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो भाई ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट। उसके बाद आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट जो कि हो जाएगा एक्स टेस्ट। यहाँ पर उसका डेटा सेट भी आ गया। उसके बाद अभी टाइम आता है डिपेंडेंट को देखने का। तो हम लोग ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट जो कि हो जाएगा वाई ट्रेन और इसका डेटा सेट हमारे सामने आ गया। और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के टेस्टिंग सेट को। तो हम लोग यहाँ दे दिया डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट।
एंड देन उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो कि हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली scikit-learn में से यानी कि sklearn में से एक एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि हो जाएगा नाइव बेस। तो नाइव बेस को एल्गोरिथम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, फ्रॉम sklearn.naive_base, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मल्टीनोमियल NB। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के मेथड्स आएंगे, एक होगा गॉसियन और एक होगा मल्टीनोमियल, क्योंकि ये दोनों क्लासेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए हम लोग जो है अभी हम लोग इसके साथ जो है वो मल्टीनोमियल वाली जो नाइव बेस है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सेशन में हम लोग जो है वो गॉसियन जो आपके पास नाइव बेस है उसको भी देखेंगे। तो अभी सिंपली हमें क्या करना है, नाइव बेस को इम्पोर्ट करने के लिए फ्रॉम sklearn.naive_base, उसके बाद लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मल्टीनोमियल NB यानी कि मल्टीनोमियल नाइव बेस। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो भाई हमारा एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद में जो है अभी हमें इसका इंस्टेंस बनाना है। तो इंस्टेंस बनाने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर NB = मल्टीनोमियल NB। तो मल्टीनोमियल NB यानी कि मल्टीनोमियल नाइव बेस। उसके बाद जो है इंस्टेंस बना दिया, इसको अभी हम लोग रन करते हैं। उसके बाद में भाई अभी हमें मॉडल को फिट करना है। तो मॉडल को फिट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले इंस्टेंस जो कि हमने बनाया था NB, उसके बाद डॉट फिट फंक्शन यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे NB.fit। उसके बाद हमें मॉडल को किस पे फिट करना है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। तो मॉडल को हमने फिट किया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। अभी हम उसको रन करते हैं। तो भाई हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर फिट हो चुका है और आप यहाँ देख रहे हो हमारा मॉडल जो है वो हमने यहाँ पर फिट कर दिया। उसके बाद में जो है अभी हम लोग जो है यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्रिडिक्शन करने के बाद में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं NB.predict और प्रिडिक्ट हम करेंगे एक्स टेस्ट पे। और जो हमारी प्रिडिक्शन आएगी हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पर y_pred। तो अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। और अभी जो है हमने यहाँ पर इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल रिजल्ट को और मशीन के द्वारा प्रिडिक्ट किए गए रिजल्ट को जो है यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ दे रहे हैं, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर कमेंट दे दिया ओरिजिनल रिजल्ट और यहाँ पर मैंने दे दिया प्रिडिक्टेड रिजल्ट। तो ओरिजिनल रिजल्ट मेरा स्टोर है वाई टेस्ट में, जो कि मेरा ओरिजिनल वैल्यूज़ है, मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। तो वो स्टोर है मेरे पास वाई टेस्ट में। तो अभी हम लोग उसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखेंगे, रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई ये जो है हमारा टारगेट है, यानी कि ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, ये हमारे ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जिसमें हमें बताया गया है कि भाई हमारा पेशेंट्स हार्ड होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि हार्ड पेशेंट होगा या फिर नहीं होगा। उसी तरीके से अभी हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो अभी हमें कंपेयर करना है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं और ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया y_pred जिसमें हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू को स्टोर करवाया था, और यहाँ पर हमने दिया पैरेंथेसिस में 0:5। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो अभी हम लोग रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर रन किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जो है वो 0 है, हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 1। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है, हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 1। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है, हमारे मॉडल ने भी एकदम करेक्टली क्लासीफाई किया 1। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 1। उसके बाद एक्चुअल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है, हमारे मॉडल ने भी जो है वो प्रिडिक्ट किया 1। तो हमारे ज़्यादातर जो है मॉडल ने यहाँ पर गलतियाँ की है, सिर्फ 2 प्रिडिक्शन जो है मॉडल ने एकदम करेक्टली क्लासीफाई की, अदरवाइज सारी प्रिडिक्शन जो है वो यहाँ पर गलत हो गई हैं। तो अभी इसी प्रिडिक्शन को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाएंगे। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा रिजल्ट। और दोस्तों कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे मॉडल ने कितनी वैल्यूज़ करेक्टली क्लासीफाई की है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके लिए हमें जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना है scikit-learn लाइब्रेरी में से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। उसके बाद में अभी हम लोग रन करते हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में जो है हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हमारे वो वेरिएबल्स, तो हमारा वाई टेस्ट जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू प्रेजेंट थी, और वाई प्रेड जिसमें हमारी मशीन के द्वारा प्रिडिक्ट की गई वैल्यू प्रेजेंट थी। उसके बाद अभी हम लोग उसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने रन किया, यहाँ देख रहे हो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो बन गया है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं, एक आपके पास लेफ्ट डायगोनल है और एक आपके पास राइट डायगोनल है। जो ये वाला जो है ये आपके पास लेफ्ट डायगोनल है, और ये वाला जो है ये आपके पास यहाँ पर राइट डायगोनल है। तो ये जो है ये राइट डायगोनल है और ये जो है लेफ्ट डायगोनल है। तो लेफ्ट डायगोनल हमें बताता है कि आपके मॉडल ने कितनी करेक्ट क्लासीफाइड वैल्यूज़ हैं, यानी कि आपने मॉडल ने जो है वो कितनी
वैल्यूज़ करेक्टली क्लासीफाई की है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है लेफ्ट वाला डायगोनल। और राइट वाला डायगोनल हमें ये बताता है कि आपके जो मॉडल है उसने कितनी ज़्यादा रॉन्ग क्लासीफाइड वैल्यूज़, यानी कि उनमें कितनी ज़्यादा रॉन्ग क्लासीफाइड वैल्यूज़ है। और जो आपके पास लेफ्ट डायगोनल है वो हमें बताता है करेक्ट क्लासीफाइड वैल्यू, और जो आपके पास यहाँ पर जो राइट डायगोनल है वो हमें बताता है यहाँ पर रॉन्ग क्लासीफाइड वैल्यूज़। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 63 जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे मॉडल ने करेक्टली क्लासीफाई की है, और 59 वैल्यूज़ जो हैं वो रॉन्ग क्लासीफाइड की है। तो अभी हम लोग उसकी एक्यूरेसी को फाइंड करेंगे। तो एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए हमें अपनी करेक्ट क्लासीफाइड वैल्यूज़ यानी कि जो कि 60 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 63, मैंने यहाँ पर रॉन्ग दिख दिया, मैं दे दूँगा 63 जो कि हमारे पास करेक्ट क्लासीफाइड वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको 63, और हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगी रॉन्ग क्लासीफाइड वैल्यूज़, इसमें आ जाएगा 59। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया हमारे पास जो एक्यूरेसी आई है वो आई है 51%। तो हमारे पास 51% एक्यूरेसी आई है, मतलब 100% में से हमारे मॉडल ने 51% करेक्टली क्लासीफाई कर लिया कि कौन सा पेशेंट यहाँ पर डायबिटिक और कौन सा पेशेंट यहाँ पर हार्ट पेशेंट है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से भाई हमारे यहाँ नाइव बेस जो है वो फाइनली वाइंड अप हो गया, और इस तरीके से हमने जो है मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर आपके पास देखने को मिल गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ समझने वाली वो ये है कि भाई आपका जो मॉडल है बेसिकली वो यहाँ पर ट्वीक भी किया जा सकता है, मतलब तब तक ट्वीक किया जा सकता है जब तक आपको एक अंडरस्टैंडेबल जो है एक्यूरेसी वो नहीं मिल जाती। मतलब मान लो कि एक हद होती है एक्यूरेसी प्रोवाइड करने की, उसके बाद में आपका मॉडल जो है वो यहाँ पर एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब एक हद होगी, उस हद या फिर एक लिमिट होगी, उस लिमिट से आगे आपका मॉडल जो है वो यहाँ पर सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड मॉडल बन जाएगा। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर उससे अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब मान लो कि आपने बहुत ज़्यादा मॉडल को ट्वीक किया और आपको जो है वो 75% एक्यूरेसी मिल गई, लेकिन उसके बाद आप जितना भी ट्वीक करोगे आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका मॉडल जो है वो यहाँ पर सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड मॉडल बन जाएगा और उससे ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर मशीन लर्निंग का नाइव बेस एल्गोरिथम जो कि आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में। तो यार फाइनली गाइज ये सेशन जो है वो यहीं पे होता है एंड, और बाकी आने वाले सेशंस में हम लोग और एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे और चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले आगे सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोज़। तो तब तक के लिए फोक्स इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे आने वाले सेशन के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।